नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आज भी खान के मामले में निर्णय नहीं हो पाया। अब समझ जाइए कि कितना तारीख पर तारीख खान पर निर्णय करने को लेकर जज साहब की तरफ से मिल रहा है। हर दिन कुछ न कुछ नई बात आ जा रही है और मामला टल जा रहा है। जेल में तो बॉडीगार्ड है ना, तथाकथित बॉडीगार्ड। खान तो बाहर है। खान के लिए क्या समस्या है? इसी तरीके से तारीख पर तारीख मिलता रहे और गिरफ्तारी पर रोक है ही। दिहाड़ी मजदूर करने वाला बॉडीगार्ड जेल में है तो उसको बाद में दे लेके फरिया लिया जाएगा। जेल तो जेल होता है ना। अब बताइए ना, 1 महीना से ज़्यादा हो गया बॉडीगार्ड का जेल में रहे। जज साहब रोजाना कुछ न कुछ नई बातों पर तारीख बढ़ा देते हैं। बीच में तो सुनवाई होना था तो उस दिन जज साहब चले गए ट्रेनिंग में। 3 दिन के पहले ट्रेनिंग, जबकि ट्रेनिंग पहले से तय था, तो फिर बात आगे बढ़ गई। एक्चुअली है क्या ना कि पेच ऐसा फंसा हुआ है ना, उस पेच को बाहर निकालने में थोड़ी समस्या तो आ रही है, क्योंकि खान पहली बार कानून के ऐसे शिकंजे में फंसा है ना, जहां मुश्किलें हर कदम पर उसका इंतजार कर रहा है। तमाम झूठ का जो बुनियाद था ना, बुनियाद ध्वस्त हो गया, एकदम जमींदोज हो गया। और आज कोर्ट में स्थिति ये था कि लगभग 40-50 मिनट बहस हुई। कोई जवाब नहीं था उनके वकील साहब को, क्योंकि जो बातें रखी जा रही थी या जो बातें सरकार की तरफ से रखी गई है, उन तमाम बातों में कहीं दूर दूर तक तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर खान नहीं खड़े उतर पा रहे हैं। वैसे आज खान के क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर बहस हो गई और उस बहस में ये बात सामने आई कि भाई खान पर पहले भी आपराधिक मामला दर्ज है, इसलिए इनको जमानत मतलब एंटीसिपेटरी बेल मत दिया जाए। मेन बहस वही है, क्योंकि उस बहस में ही कई ऐसी चीजें हैं, जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है खान के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। खान के लीगल एडवाइजर, आज खान साहब का वकील साहब मीडिया को फेस नहीं कर पाए। लीगल एडवाइजर जो उनके हैं, यंग है, एनर्जेटिक है, युवा है, आज वो मीडिया के सामने आए पहली बार। तो जरा लीगल एडवाइजर इनके जो हैं, जरा क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। हम भी सुन रहे हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। फैजल खान और उनके बॉडीगार्ड को लेकर सुनवाई होनी थी। आज जितने भी जो लाइसेंस से रिलेटेड इशू था, वो सारे उस पर मैटर पे डिस्कशन हुआ है और सारे पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन मिली है। एक सिंपल इशू आ रहे हैं जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स पे। तो क्रिमिनल इंसिडेंट से रिलेटेड जो पहले वाले एडवोकेट, दूसरे अपोजिट पार्टी के एडवोकेट है, उन्होंने फाइल की है, जिसका ट्रांजैक्शन माने जो पिटीशन होगा वो आज हमारे मुवार सर को, सीनियर मुवार सर को दे देंगे और जो है कि फिर उसी पे जो है कि रिप्लाई भी आज ही देनी है। इस मैटर को कल ही जो है कि सुनवाई करनी है। लाइसेंस वाला जो मामला था जी, वो लाइसेंस जिसमें गोली चली थी जी जी जी, लाइसेंस को लेकर के क्या? लाइसेंस है कि उसका कंडीशन है कि जो है कि 2 महीना पहले लैप्स हुआ था। तो लैप्स हुआ था तो उसका प्रोविज़न है कि जब जैसे मैटर लैप्स होती है तो 2 महीने के अंदर जो है कि या 6 महीना टाइम दिया जाता है, जिससे कि आप फिर उस चीज़ को रिन्यू करा सकते हैं। तो वो ऑफेंस है, बट जो है कि वो रीजनेबल ऑफेंस है, जिस पे बेलेबल ऑफेंस है। तो उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न है कि वो सिंपल तरीके से उनको बेल मिल सकती है। जज ने क्या कहा?
कोर्ट ने जज साहब का कहने का ये पर्पज है कि जो भी मैटर है दोनों पक्ष अपना डॉक्यूमेंट रखे और इस डॉक्यूमेंट को यथाशीघ्र सबमिट करके मैटर को जितना जल्दी से जल्दी हो डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगली सुनवाई इसी पर्पज की वजह से देखते हुए जज साहब बोले हैं कि दोनों पार्टी अपना अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दे। इस मैटर को हम कल ही सुनेंगे। ये लाइसेंस को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, आखिर कहा जा रहा था कि किस दूसरे स्टेट का स्टेट का लाइसेंस है, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल लाइसेंस है, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। जी, जैसे कि ये लाइसेंस इनको तीन स्टेट के लिए मिला है, ठीक है। जिससे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और एक और स्टेट है, बिहार है। और एक ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है। ट्रेवलिंग लाइसेंस होती है कि जब भी हम बॉडीगार्ड रखते हैं तो हम एक ही स्टेट में नहीं रहते हैं, सारे स्टेट में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका वैलिड है, वो आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। उनका बस यही कंडीशन है कि जो लैप्स हुआ है जो 2 महीना पहले, तो फिर वो रिन्यू करा लेंगे, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। बेटा लाइसेंस दोनों का ये था, लैप्स कर गया था या किसी एक? ये एक का हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि लाइसेंस जो गार्ड है उनके जी। पिताजी के नाम पे था। जी, ये लाइसेंस किसके नाम पे है? ये जैसे कि उनके फादर की डेथ हुई थी, हाँ। तो फॉर सेफ्टी पर्पस गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि जब भी लाइसेंस किसी को इशू करेगी तो उसके कुछ कंडीशन होते हैं, उसी कंडीशन के बेस पर लाइसेंस इशू की जाती है। हम ऐसे किसी को लाइसेंस इशू नहीं करेंगे, तो बस सामान्य नॉर्मल। क्या ये जज साहब दोनों ओर से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसके बाद कल सुनवाई होगी। जी, इसीलिए जज साहब का भी अपना कंसर्न है कि इस मैटर को जितना जल्दी से जल्दी हो डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन ये हो सकता है कि आप पिता के लाइसेंस पे नहीं, पिता के नाम पे नहीं लाइसेंस है, लाइसेंस उन्हीं के नाम पे है। उनके पिता की हत्या उनके किसी पर्सन ने कर दी थी, तो इनके भी डेथ का वो डर था, इस वजह से इन्हें लाइसेंस अलाउ हुआ था ताकि इनकी सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रंजन सिंह है, मैं लीगल एडवाइजर खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ। जी, हमारे और कुछ सुन लिए ना, यही पेच है। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में जो पेच फंसा हुआ वो यही है कि जो इनका 2 बॉडीगार्ड है वो अधिकृत बॉडीगार्ड नहीं है। पहली बात, एक बॉडीगार्ड का पूरे ऑल ओवर इंडिया लाइसेंस है, लेकिन उस लाइसेंस को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रिया वो बॉडीगार्ड पूरा नहीं किया है, इसलिए उनका फायरिंग अनलीगल है और आर्म्स एक्ट के वो धरे गए हैं। दूसरा, जिसके पास ट्रैवल लाइसेंस है, जिसमें बिहार, हरियाणा और दिल्ली का बात कर रहे हैं, वो लैप्स कर चुका है। तो आज उनके वकील महोदय ने कहा कि सर 2 महीने में रिन्यूअल कराने की बात होती है। तो सरकारी पीपी कहा कि भाई ठीक है, रिन्यूअल कराने के लिए आपको 2 महीने का समय है, आप उस बीच में रिन्यूअल करा लीजिए, लेकिन आप गोली चलाने के लिए थोड़ी आए थे। किसके लिए आप गोली चलाए हैं भाई? किसके लिए? आपको जिस लड़के से दोनों का आपस में मारपीट हुआ है, उसमें आप 3 में हैं कि 13 में हैं? कहाँ हैं आप ये बताइए ना। क्या वो लड़का आप पर हमला किया? क्या आप पर ईटा रोड़ा पत्थर चलाया? आप कहाँ यूपी के रहने वाले आदमी हैं, वहाँ पहुँच कैसे गए? वहाँ आप इंटाइटल हैं पहुँचने का? खान का आप बॉडीगार्ड है, आर्म्स मिला था आपको बॉडीगार्डी करने के लिए कि अपना जान की सुरक्षा के लिए? और यही सवाल खान के वकील के गले का फांस बना हुआ है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश होता जा रहा है, पुलिस के डायरी से भी ये एस्टेब्लिश हो गया है कि खान फायरिंग की बात सिर्फ छुपा ही नहीं थी। खान का जो सेल्फ डिफेंस का थ्योरी है, उस थ्योरी को लेकर भी जो तथ्य उन्हें पुलिस के सामने देना था, वो तथ्य उन्होंने नहीं दिया। 2 दिन बाद एक वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। रोशन ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। और ये ऐसा हुआ, या यूँ कहे कि ये बात इस तरीके से कानूनी पेचीदगी में फंस गया है कि जानकार वकील कह रहे हैं कि जो एंटीसिपेटरी बेल है उसका चांस 50-50 है, नहीं भी मिल सकता है। और गार्ड के लिए तो परेशानी का सबब हो ही गया है। गार्ड अनलीगल है, ये साबित हो चुका है। गार्ड अनधिकृत तौर पर फायरिंग किया है, ये भी साबित हो चुका है। गार्ड खान के कहने पर फायरिंग किया है, ये भी
आर्म्स एक्ट का मजबूत धारा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति से फायरिंग करा रहे हैं जिसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। तमाम पेचीदगी, कानूनी पेचीदगी वहाँ कोर्ट में जो है सो खान के वकील को असहज कर दे रहा है। लेकिन तारीख पर तारीख जिस तरीके से दी जा रही है, कहा जा रहा है कि कल जज साहब बोले हैं कि हम इस पर अंतिम निर्णय ले लेंगे। आज जो है सब वकील साहब आपस में बात करके अपना अपना मैटर को क्लियर कर दीजिए। बतवा समझ में आया ना? सब वकील साहब लोग मिल जाइए, देखिए जो जिनके पास एविडेंस है वो एविडेंस मुहैया कराइए, उससे सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार खान को गुनाह की सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जज साहब जिस तरीके से पिछले 1 महीने से बेल पर सुनवाई कर रहे हैं और पहले ही सुनवाई में जिस तरीके से खान को राहत दे दी है और उसके बाद तारीख पर तारीख दी जा रही है, इससे जो न्याय की उम्मीद की टकटकी लगाई लोग बैठे हैं, उन्हें निराशा तो जरूर हाथ लगी है।